नमस्कार। इंडिया भारत मेरी जान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वुमेन ट्रैफिकिंग के बारे में, यानी महिला तस्करी के बारे में। महिला तस्करी, जहां महिलाओं को कोठों पे बेच दिया जाता है दलालों के द्वारा और जबरन जबरदस्ती उन्हें सारा जीवन देह व्यापार करने को मजबूर किया जाता है। तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दोस्तों आप शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी बहनों के पास ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो पहुंचे और वो जान सके कि किस तरह से महिलाओं की तस्करी की जाती है। तो आज हम आपको कहानी सुनाएंगे पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की, शबनम की। शबनम किस तरह से अपने गांव से, अपने घर से दिल्ली के जीबी रोड पहुंच गई। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, इस कहानी को बड़े गौर से सुनिएगा। ये सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना को मैं आपको बयान कर रहा हूं। शबनम एक 14 साल की लड़की, 4 बहन, 2 भाई और माँ बाप। शबनम अपने घर में सबसे बड़ी बहन थी। माँ बाप मजदूरी किया करते थे। शबनम के घर का हाल कुछ ऐसा था कि 3 टाइम खाना भी उसके घर वालों को नसीब नहीं होता था। शबनम ने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, पैसे नहीं थे जिस वजह से वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई थी। शबनम को पेंटिंग का बहुत शौक था, तो वो अक्सर घर में पेंटिंग किया करती थी। पंखों पे वो पेंटिंग्स किया करती थी और उस पेंटिंग्स को बेचा करती थी। तो एक दिन शबनम अपने घर में बैठ के गांव में जो घर होते हैं ना दोस्तों, 2 रूम, सामने आंगन खुला हुआ, बाहर से सब लोग देख सकते हैं, उस तरह के घर ज्यादातर गांव में होते हैं। तो शबनम आंगन में बैठ के पंखे पेंट कर रही थी। तभी एक आदमी आता है, बड़ा सोबर सा, पैंट शर्ट जूते पहना हुआ, ऐसा मानिए कि कोई ऑफिसर, कोई बाबू या कोई स्टूडेंट। आने के बाद शबनम से बात करता है कि आप ये पंखा बनाती हैं? शबनम जवाब देती है, जी हाँ मैं बनाती हूँ। तो उसके बाद उससे पूछता है, कितने में आप देंगी? तो शबनम ने उसका दाम बताया। फिर उसने पंखे लिए, 5 पंखे लिए पहली बार शबनम से उसने। 5 पंखे के 100 रुपये हुए। वो शबनम को 200 का नोट देके चला गया। शबनम ने बोला, मेरे पास खुदरे नहीं है। उसने कहा, आप रख लीजिए, मुझे खुले पैसे नहीं चाहिए। वो चला गया। शबनम ने बोला, लगता है काफी अच्छा आदमी है, उसने 100 के बदले 200 दिए। दूसरे दिन फिर वो बंदा आया, फिर 5 पंखे लेके गया, फिर वो 100 की जगह 200 देके गया। शबनम ने कहा, लगता है कोई पागल है या उसको मेरी चीज काफी पसंद आई है। इसी तरह से दोस्तों अगले 15 दिन तक सिलसिला चलता रहा। शबनम परेशान थी कि आखिर ये ऐसा क्यों करता है, ये पंखे क्यों ले जाता है और 100 की जगह ये 200 रुपए क्यों देके जाता है। 16वें दिन जब वो आता है तो शबनम उससे बोलती है कि आप यहां क्यों आते हैं? हर रोज आप पंखे लेके जाते हैं, मुझे एक्स्ट्रा पैसे देके जाते हैं, इसकी वजह मैं जान सकती हूं? तो वो जवाब देता है कि मैं यहां तुम्हारे लिए आता हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अगर हो सके तो अपने माँ बाप से मेरी बात कराओ। ये बात कह के वो फिर वहां से चला जाता है, फिर पंखे लेता है और 100 की जगह 200 रुपए देके चला जाता है। शबनम परेशान थी, एक गरीब घर की लड़की जिसके कपड़ों में भी कई पैबंद लगे हुए थे। वो कहती है, सोच में परेशान कि क्या जवाब दे क्या नहीं जवाब दे, मतलब परेशान सी होगी। शाम को उसके माँ बाप मजदूरी करके आते हैं। वो अपने माँ बाप से बात करती है, अपने माँ बाप से कहती है कि पापा, एक कस्टमर है जो 15 दिन से घर पे आ रहा है, वो पंखे लेके जा रहा है और 100 की जगह 200 रुपए देके जाता है। आज उसने मुझे शादी का प्रपोजल दिया है, मैं क्या करूं? तो उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं। उसके माँ बाप ने कहा, ठीक है, उसे बुलाओ, उससे हम मिलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। क्योंकि गरीब के घर कोई ऐसा आ जाए जो पैसे दे और सीधा साधा दिखने वाला सोबर सा व्यक्ति, तो हर कोई सोचता है, लगता है कोई फरिश्ता आया है। और जिस बाप के पास 4 बेटी हो और अच्छी आमदनी ना हो, तो वो तो ऐसे लड़के के तलाश में होते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो उनकी बेटी को हाथों हाथ उठा ले। अगले ही दिन फिर से वो व्यक्ति शबनम के घर आता है। उसके माँ बाप उस दिन काम पे नहीं जाते हैं। बड़े सज्जन तरीके से वो व्यक्ति आता है, हाथों में मिठाई, कुछ खिलौने, कुछ चॉकलेट्स लेके, और आते ही शबनम के माँ बाप से बातें करने लगता है। उनसे कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूं, दिल्ली में काम करता हूं, मेरे माँ बाप भी दिल्ली में रहते हैं, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है और अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं इससे शादी करना चाहूंगा। मैं अपने माँ बाप को लेके आऊंगा यहाँ पे और जैसे आप चाहेंगे मैं वैसे शादी करना चाहूंगा। ये बात उस लड़के ने शबनम के माँ बाप से कही।
तो शबनम के माँ बाप भी पूछने लगे, बेटा कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं। तो उस लड़के ने सारी बात बताई, उन्हें झूठ बोला कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं दिल्ली में काम करता हूँ, मेरे माँ बाप भी दिल्ली में रहते हैं, मेरे पापा भी सिविल इंजीनियर थे, अभी वो रिटायर कर चुके हैं। आप अगर कहेंगी तो मैं उन्हें लेके आ जाऊंगा, मुझे शादी की जल्दी है और अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इसी महीने शादी करना चाहूंगा और शादी का सारा खर्चा हमारी तरफ से होगा। शबनम के अलावा मैं आपकी 2 और बेटियों की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं और 2 बेटियों को अपने साथ ले जाऊंगा और दिल्ली में पढ़ाऊंगा और बाकी जो आपकी 2 बेटियां हैं उसके लिए मैं आपको पैसे दूंगा ताकि आप गांव में रख के उसे पढ़ा सके। ये सुनते ही शबनम के माँ बाप अंदर अंदर खुश होने लगे कि इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा रिश्ता हमें मिल रहा है जो शादी की सारी जिम्मेदारी भी खुद उठाएगा, ऊपर से मेरी 2 बेटियों को साथ लेके जाएगा और बाकी जो बेटियां हैं उन्हें यहां पढ़ाएगा रखकर, तो हमारे लिए तो ये फरिश्ते से कम नहीं है। तो शबनम के माँ बाप ने कहा, ठीक है बेटा, आप अपने माँ बाप को लेके आइए, पहले हम उन्हें देखेंगे, बातचीत करेंगे, फिर हमें सही समझ आएगा तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। तो आप पहले अपने माँ बाप को लेके आइए। कोने में बैठी शबनम मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी कि मेरे नसीब खुल गए कि इतना अच्छा लड़का मुझे मिल रहा है, इंजीनियर लड़का मुझे मिल रहा है। हालांकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ मेरी खूबसूरती पे वो फिदा है और मेरे सारे खर्चे, इवन मेरी बहनों के खर्चे वो उठाने वाला है। तो वो तो उसे ईश्वर का वरदान समझ रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम कि आगे क्या होने वाला है। उस लड़के ने कहा, मैं 2 दिन में अपने माँ बाप को यहां बुला लूंगा, मैं प्लेन से बुला लूंगा, मुझे शादी की बड़ी जल्दी है, मैं बुला लूंगा, फिर आप आपस में आप दोनों बात कर लें और बेहतर हो तो हमारी शादी जल्द से जल्द करवा दे। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं शबनम से ही शादी करूं, क्योंकि शबनम मेरी आंखों को भा गई है। उसकी सुंदरता, उसकी सादगी और उसकी जो मेहनत है वो मेरी आंखों को भा गया, तो मैं शबनम से ही शादी करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो फिर शबनम के पिता ने उस लड़के को पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, उसे बोला, बेटा अपने माँ बाप को आप बुलाइए, हम बात करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है आपको दामाद बनाने में। ठीक अगले 2 दिन बाद उस लड़के के माँ बाप उस घर में आते हैं, ढेर सारा सामान लेके। आप इमेजिन नहीं कर सकते, ढेर सारा मिठाई, ढेर सारे बिस्किट्स, मतलब हर वो प्रेजेंट्स लेके आते हैं जो एक गरीब रिश्तेदार के हैं उसका अमीर रिश्तेदार लेके जाता है। वो घर आते हैं, बहन जी, भाई साहब, इस तरह की बातों में खूब बातचीत चलती है। और आके बोलते हैं कि मेरा बेटा तो आपकी बेटी का दीवाना हो चुका है, मेरे बेटे ने तो आपकी बेटी के फोटोज भी मुझे भेजे हैं, मुझे आपकी बेटी स्वीकार है, आपकी बेटी को मैं पसंद करती हूं क्योंकि मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है, हम इसे बहू बनाना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हुए शबनम की होने वाली सास 20,000 रुपए का नोट निकाल के शबनम की मां के हाथ में रख देती है और बोलती है, धूमधाम से आप शादी कीजिए, इसके अलावा भी जरूरत पड़े तो आप शादी कीजिए, ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं, हम लोग होंगे और आप लोग होंगे, पैसे की आप चिंता ना करें, ये 20,000 मैंने आपको दिए हैं, इसके लिए कुछ अच्छे कपड़े आप बनवा ले शादी का। शबनम के घर का माहौल ऐसा था कि जैसे साक्षात भगवान उसके घर आ गए हैं। वो खुश थी क्योंकि ऐसा रिश्ता उसे मिला था जो सिर्फ उसे नहीं, उसके पूरे परिवार को संभालने वाला था। तो फाइनली उन लोगों ने शादी का डेट फिक्स किया, सारे पैसे शबनम के ससुराल वाले खर्च कर रहे थे। शादी हुई और बहुत धूमधाम से वो शादी करते हैं। वहां पे शबनम के लिए कपड़े खरीदते हैं, शबनम को जेवर देते हैं। अगर आप सोचे तो 5 से 6 लाख का खर्चा उन लोगों ने कर दिया 1 महीने की मुलाकात में, ये शबनम ने बताया है। और इस खर्चे के बाद शादी हुई, इस वक्त आया विदाई का। शबनम की विदाई हुई जहां शबनम को अपने पति और अपने सास ससुर के साथ दिल्ली जाना था। भरोसा इस कदर बन गया था कि शक की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां। लेकिन जहां शक की गुंजाइश ना हो, खेल वहीं से शुरू होता है दोस्तों। शबनम को फ्लाइट की टिकट से दिल्ली ले जाने की बात कही गई। इवन शबनम की 2 छोटी छोटी बहन, उसे भी फ्लाइट से दिल्ली ले जाया गया। शबनम के घर वाले तो ठाठ की जिंदगी जी रहे थे कि हमारे तो भाग्य खुल गए, ऐसे रिश्तेदार मिले हैं जो इतना ख्याल रख रहे। मेरी बेटी जिसने आज तक कार पे कदम नहीं रखा, वो फ्लाइट से जाएगी, वो प्लेन से दिल्ली जाएगी। शबनम और उसकी 2 छोटी छोटी बहनों को दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली ले जाया गया।
लेकिन शबनम परेशान थी। शबनम ने कहा मेरी शादी को 5 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उसके पति ने सुहागरात नहीं मनाई थी। शादी के बाद एक पति पत्नी, एक मियाँ बीवी एक होते हैं, लेकिन उसका पति उसे छूता नहीं था। वो कहता था सब्र करो, कुछ दिन और गुजरने दो, एक दूसरे को और हम पहचान ले, उसके बात करेंगे। शबनम इस चीज को लेकर परेशान थी। वो कहती मैं एक तरफ तो परेशान थी कि मेरा पति मुझे छूता नहीं, लेकिन एक तरफ खुश भी थी कि कितना अच्छा पति है जो मुझे वक्त दे रहा है सोचने का, समझने का। उसके पति ने एक हाथ तक नहीं लगाया उसे शादी के बाद। खैर, वक्त गुजरा, शबनम दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने के बाद पहला दिन, दूसरा दिन कहते हैं बहुत अच्छे से गुजरा। शबनम कहती है तीसरे दिन हम लोगों ने साथ में घर में खाना खाया, और खाना खाने के बाद हमें नींद आ गई, बहुत गहरी नींद आ गई। मेरे सर में थोड़ा दर्द सा हुआ और मैंने कहा कि मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूं। मेरे पति ने भी मुझे साथ लेके गए, मुझे हाथ पकड़ के उन्होंने कमरे पे मुझे लेके गए और वहां उन्होंने मुझे लेटाया। मेरी सास भी वहां मौजूद थी, मेरे ससुर भी मौजूद थे, उन लोगों ने मुझे चादर उड़ाया, एसी चालू की कमरे की। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने आप को एक छोटे से कमरे में देखती हूं, एक छोटा सा कमरा जहां मैं लेटी हूं। मेरे तन पे कपड़े नहीं हैं, मेरे तन पे एक भी कपड़े नहीं हैं। अच्छा, मैं देख रही हूं कि मेरी आंखें खुली है, लेकिन मेरे बदन में ताकत नहीं मिली मैं कुछ बोल सकूं। एक डॉक्टर आता है, एक इंजेक्शन देता है, फिर मुझे नींद आती, फिर मैं सो जाती हूं। करीबन 12 से 14 दिन तक ये चला। हार्मोनल इंजेक्शन उसे दे गए क्योंकि 14 साल की शबनम थी। 14 साल की उम्र में उसके बॉडी का वो उभार नहीं आया था, तो करीब 14 से 15 दिन तक उसे हार्मोनल इंजेक्शन दिए गए। फिर कहती है वो वक्त आ गया जब मैं पूरे होश में थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैं दंग रह गई। मैंने देखा चारों तरफ छोटे छोटे कपड़ों में लड़कियां हैं भरी हुई, और उसके बाद एक औरत आती है मेरे पास और मुझे मारने लगती है। मैंने उससे कहा आप मुझे क्यों मार रही हैं, वजह तो बताए, मैंने क्या किया है। उसने कुछ नहीं कहा, बस बेतहाशा उसे मारने लगी। मारते मारते मैं बेहोश हो गई, फिर मुझे होश आया। इस तरह से मुझे करीब 20-25 दिन तक टॉर्चर किया गया। आखिर में मैंने कहा आप चाहती क्या है, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मुझे मारिए मत, मुझे खाना दीजिए, मुझे पानी दीजिए। उसे ना खाने को दिया जाता ना पानी पीने को दिया जाता। उसके बाद असल वक्त आया, उसे सजाया गया, धजाया गया, बेहतरीन खाना दिया गया। खाना देने के बाद कहती है कुछ बड़े सेठ आए जहां मेरी बोली लगी थी। उस सेठ के पास मैं 2 दिन तक रही। 2 दिन तक उस सेठ ने मेरा बलात्कार किया। तब तक मैं समझ चुकी थी कि मैं वैश्यावृत्ति के धंधे में ठेली जा चुकी हूं, मुझे कोठे पे बेचा जा चुका है। मेरी पहली नथ टूटी, जिस नथ की बोली 40 लाख में एक बड़े सेठ ने लगाया था। मैं दर्द कर रही थी और वहां पे मेरा धंधा किया जा रहा था। ये दोस्तों शबनम की। उसके बाद वहीं के एक एजेंट ने शबनम को बताया कि तुम बेची जा चुकी हो, जिसने तुमसे शादी की थी उसने तुम्हें 25 लाख में बेचा है। यहां पे 25 लाख रुपए में तुम्हें इस कोठे में उसने बेच दिया। अब तुम्हें सारा जीवन यहीं काटना पड़ा। और इसी तरह हर दिन मेरी बोली लगाई जाती और नए नए सेठ, नए नए कस्टमर मेरा बलात्कार करते। मैं भागने की कोशिश करती तो मुझे मारा जाता। मेरे सामने कई लड़कियों को जो खूबसूरत नहीं थी उन्हें जला दिया गया, उनके हाथ जला दिए गए, उनके पैर जला दिए गए। क्योंकि मैं बहुत गोरी थी और खूबसूरत थी, इसलिए मुझे वो नहीं जलाते, मुझे सिर्फ मारते। मैं उनके मार के डर से मैं भी वैश्यावृत्ति की आदी हो गई थी, लेकिन मन में मेरे एक ही ख्याल था कि कोई मुझे यहां से निकाल ले जाए। और मुझे यह भी ख्याल था कि मेरी 2 बहनें जो मेरे साथ आई थी वो किस हाल में और कहां होंगी। तो कहते हैं जहां चाह वहां रहा। तो फाइनली एक दिन एक कस्टमर वहां पे आया, और वो कस्टमर किसी एनजीओ का था। वो एनजीओ जो मानव तस्करी के लिए काम करते हैं। उस कस्टमर से मुलाकात होती है शबनम की। तो वो कस्टमर कमरे में जाता है और शबनम से पूछता है तुम यहां कैसे आई, किसने तुम्हें यहां लाया।
शबनम कहा मुझे काफी डर लग रहा था उसे सच बताने में, क्योंकि अक्सर नई लड़कियां जब कोठे पे आती हैं तो कोठे वाले अपने ही आदमी को भेजते हैं कस्टमर बना के और ये सवाल पूछवाते हैं। क्योंकि कई लड़कियों के साथ वहां ऐसा हुआ था कि कस्टमर आते और पूछते कि तुम्हें यहाँ कौन लाया है, क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो, और वो लड़कियां सब कुछ बोल देती। उसके बाद फिर वो मार खाती। फिर वो कस्टमर जाता और बाई को बोलता ये भागने के फेरा में है, इसे और मारो। इस डर से शबनम ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। शबनम चुप रही। वो बार बार पूछता रहा कि देखो मैं तुम्हें यहां से छुड़ा सकता हूं, मैं एनजीओ से हूं, मेरा एनजीओ मानव तस्करी वुमेन ट्रैफिकिंग के लिए काम करता है, मैं तुम्हें यहां से छुड़ा पाऊंगा। ये बार बार कहता। तो शबनम ने कुछ सोच के उसने हिम्मत की कि अगर ये कोठे वाले का आदमी होगा तो मैं एक बार ही तो पिटाऊंगी, दोबारा मैं नहीं कहूंगी ऐसा कुछ। लेकिन शबनम के साथ शायद खुदा का हाथ था, भगवान का हाथ था। शबनम ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई, पूरी आप बीती बताई। और सच में वो कस्टमर किसी बड़े एनजीओ का था, उस एनजीओ का जो मानव ट्रैफिकिंग के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, महिला तस्करी के लिए, मानव तस्करी के लिए काम किया करता था। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने एड़ी चोटी लगा दी। फिर उसने पुलिस की मदद से शबनम को उस कोठे से बाहर निकाला। उस बाई की गिरफ्तारी हुई। बाई के जरिए उस एजेंट का पता लगाया गया जिसके हाथ में अभी भी इसकी 2 छोटी बहन, एक 9 साल की और एक 11 साल की थी। तो फाइनली उस एजेंट का भी पता चला। दिल्ली का वो एक ट्रैवल एजेंसी वाला था। ट्रैवल एजेंसी में वो काम करता था और दलाल भी था, और छोटे छोटे गांव से इसी तरह से लड़कियां लाया करता और बेचा करता। तो फिर उस लड़के का पता लगा, उस लड़के को पुलिस ने अरेस्ट किया। उसके बाद उनकी दोनों बहनों का भी पता चला। उन दोनों बहनों को भी अभी से हार्मोनल इंजेक्शन दिए जा रहे थे ताकि आने वाले 6 महीने साल भर में उसे भी तैयार करके कोठे पे बेचा जा सके। उसके बाद उस दलाल से पुलिस ने सारी जानकारी ली। एनजीओ वाले ने पूछे कि किस तरह से तुम ये काम करते हो, तो उसने बताया कि हम एक लड़की की डीलिंग 25 से 30 लाख में करते हैं। लड़की अगर खूबसूरत ना रहे तो 15 लाख में भी कर देते हैं। शबनम खूबसूरत थी। शबनम की फोटो मैंने जब बाई को दिखाया तो बाई मुझे 25 लाख देने को तैयार थी। शबनम के घर पे मैंने करीब 5 से 6 लाख रुपए खर्च किए। ये मेरा इन्वेस्टमेंट था। और शबनम को बेचने के बाद मेरे हाथ में 19 से 20 लाख रुपए आए। उसने कबूला और बताया कि उसकी और 2 बहनों की भी मैंने बात वहां कर ली थी। जैसे ही इसका उभार आता, इसका फिगर बनता, साल 1.5 साल में इसे भी बेच देता। तो इस तरह से दोस्तों दलाल जो होते हैं, 2 कौड़ी के दलाल, वैश्यावृत्ति के दलाल, गली गली, शहर शहर, गांव गांव घूमते हैं और लोगों को फंसाते हैं। शबनम को फंसाया शादी की जाल में। उनके माँ बाप गरीब थे, इसलिए भाड़े के माँ बाप आए। माँ बाप भी दलाल थे। लड़के के जो माँ बाप आए थे शबनम के माँ बाप से बात करने के लिए, वो भी दलाल थे। तो ये एक सबसे बड़ा तरीका अभी चल रहा है लड़कियों को लेके बेचने का। दूसरा तरीका, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर कहते हैं भाग चलते हैं। लड़कियां भागती भी हैं, ट्रेन पे बैठती भी हैं, लेकिन ट्रेन पे बैठते बैठते उनको नींद आ जाती है। उसके बाद वो कोठे पे मिलती हैं। तीसरा, स्टेशनों पे घूमते हैं। अकेले कोई बच्ची मिल गई, अकेले कोई लड़की मिल गई, उससे बरगलाते हैं, उससे लेके जाते हैं, कोठे पे बेच देते हैं। चौथा, किडनैपिंग, जो आज के समय में बहुत ही कम हो गया है। पुलिस प्रशासन मजबूत हो गई है तो अब किडनैपिंग नहीं कर पाते। तो मेरी बहन ख्याल रखिएगा इस बात का कि ऐसा कोई भी आपके सामने आए। मैं नहीं कहता कि हर हमदर्द इंसान कमीना होता है, लेकिन ज्यादातर कमीने इंसान उन हमदर्द में से ही होते हैं। आप पता लगाइए, अगर कोई ऐसा रिश्ता आपके घर में आता है, आप उसके बैकग्राउंड का पता लगाइए। कहीं दूर से रिश्ता आता है, कोशिश कीजिए कि आपके कोई जान पहचान का उस जगह पे हो। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी शबनम तैयार ना हो। आज शबनम को उसके घर वापस भेज दिया गया है, लेकिन उस एनजीओ ने शबनम की आप बीती उसके गांव में किसी को नहीं कही, नहीं तो शबनम का जीना मुश्किल हो जाता। शबनम तो लकी थी, वो आराम से अपनी बहनों के साथ अपने घर वापस चली आई, लेकिन हजारों लड़कियां ऐसी है जो लकी नहीं है। वो उस कोठे में जूझ रही हैं, कई तो बूढ़ी हो गई हैं। ख्याल रहे, बचे रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे, ऐसे तस्करों से किसी के बहलावे में ना आए। माना कि आपके माँ बाप आपको कम समय देते हैं, कम प्यार करते हैं, लेकिन जो वो आपके बारे में सोच सकते हैं कोई दूसरा नहीं सोच सकता। हर कोई दूसरा व्यक्ति
आपके सिचुएशन का फायदा उठाता है। सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि हमारे देश में हर साल हजारों लड़कियां, हजारों बच्चियां कोठे पे बेची जा रही है, उनकी तस्करी की जा रही है, उन्हें कोठे पे बैठाया जा रहा है। और हर लड़कियां शबनम की तरह लकी नहीं होती। तो रिक्वेस्ट है, ऐसा हमदर्द अगर आपके आसपास घूमता है तो उसका पता लगाए, उसके बैकग्राउंड का पता लगाए। हो सकता है 100 में से 4 हमदर्द सच्चा हो, लेकिन 96 दलाल होता है। वो आपकी गरीबी, आपकी मजबूरी देखकर आपके पास इसीलिए आता है कि अभी अगर वो आप पे 5 लाख खर्चा करे तो आने वाले समय में आपसे 1 करोड़ कमा सके। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। और ये आज की जो है एक सच्ची घटना मैंने आपके साथ शेयर की है, वुमेन ट्रैफिकिंग की। इसी तरीके की 1000 घटना है दोस्तों। इस वीडियोस को शेयर करें ताकि हमारी बहनें, कॉलेज में जो हमारी बहनें पढ़ रही हैं, जो छोटे छोटे गांव में, बड़े बड़े शहरों में काम कर रही हैं, एक और नया तरीका मैं आपको बता रहा हूं। नौकरी की जाल में भी लोगों को फंसाया जा रहा है। इसीलिए जब आप नौकरी करें, आपके पास, लड़कियों को मैं खास के कह रहा हूं, आपके पास अचानक से कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आ जाए कि दिल्ली आ जाए, वहां आपको नौकरी दी जा रही है, तो उस कंपनी के बारे में जरूर पता लगाए। कंपनी कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो कंपनी सच में उस सेक्टर की है जिस सेक्टर में आप काम खोज रही हैं। ये जानकारी जरूर लें, क्योंकि कई लड़कियां ऐसे भी लापता हुई है कि दिल्ली, मुंबई इंटरव्यू को गई, इंटरव्यू में गई, वहां उनसे चाय पानी पूछा गया, उन्होंने चाय पानी पिया, आंख खुली तो कोठे पे मिली। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।